एक्सरसाइज 13.2 इंट्रो पार्ट इसमें रहेगा हमारा चैप्टर 13 क्लास 12 प्रोबेबिलिटी। इसमें जैसे ही आप देखेंगे 13.2 का एनसीईआरटी में एक टॉपिक मिलेगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो सर ये मतलब ये साइड में मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा जो आपका एग्जाम्पल 8 है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई चीज़ समझाने से थोड़ी कम समझ आएगी, एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे अच्छा समझ आएगा। तो सर इसके नाम जो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है क्या एक्चुअली में, ये होती क्या है? तो देखो और एक चीज़ बताऊँगा आपको, एक हमने पढ़ी कंडीशनल, अब आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, अगला हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम, फिर उसके बाद रैंडम वैल्यू। 4 बातें हो गई। अब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो नहीं पता किससे करना है, तो बस इसीलिए समझते चलो अच्छे से कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबको मारो गोली। आप एक बार इस क्वेश्चन हम लोग रीड करते, एक बार रीड करके आपको बस बता रहा हूँ। कह रहे एन अर्न मतलब कोई भी एक बर्तन है, कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न। 2 बॉल हमने निकाल ली है, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब एक बॉल जो निकाली है उसको दोबारा उसके अंदर नहीं डाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक? क्या यहाँ पूरे में कुछ गिवन है? तो कुछ गिवन है, कोई कंडीशन गिवन है कि एक बॉल निकाली है वो रेड है या दूसरी बताओ नहीं है? तो कंडीशनल का तो नहीं है, पक्की बात है। कंडीशनल में क्या होती है भैया, कोई कंडीशन गिवन हो ना कि 2 बॉल हैं उनमें एक हर बार ब्लैक आ रही है, तब बताओ दूसरी वाइट आ जाएगी, इस टाइप का होता। तो ये पक्का हो गया कि भाई कंडीशनल तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा है। आपको पूरे 13.2 में जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी वो एक से ज़्यादा होंगे, हैं? करना तो चाहिए इसको यार, देख लेंगे, ज़्यादा हो तो बताना। अभी हमारे चेहरे पे फोकस कर रहा होगा, चेहरा ढूंढना होगा। ये हो रहा है क्या? अभी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, गोरा करने की कोशिश कर रहा होगा ये। चलो छोड़ो यार, लेकिन आ जाते, चलो अच्छा छोड़ो। तो कह रहे हैं यहाँ पर आपको जो प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की फाइंड करनी होगी वो एक से अधिक होंगे। हो सकता है बोले कि भैया 10 लोग दौड़े, बताओ ये तीनों लोग जीतेंगे, इसकी संभावना बताओ क्या? मतलब प्रोबेबिलिटी जो पूछी जाएगी वो एक से अधिक की पूछी जाएगी, यस और नो। यहाँ पे देखो ना, व्हाट द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल, मतलब 2 की बात करी गई है, एक की बात नहीं। एक की बात होगी तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया क्लास 10 की तरह। 2 का पूछा, 3 का, 4 का, 5 का, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जब कभी भी सुन लो यार, छोड़ो ना, जब कभी 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट जितने इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक साथ पूछी जाती है तो उनका हमेशा हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसलिए इसका नाम रख दिया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अभी भी 10% समझ आएगा, जब इस क्वेश्चंस को मैं पूरा कराऊंगा तभी 100% आएगा, ठीक है। तो चलो यार, एक चीज़ हमने पढ़ी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ठीक। कोई बच्चा यहाँ से पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू अगर निकाले तो क्या ये वैल्यू प्राप्त होगी? पी एफ इंटू, यस और नो? ठीक है, बता दें, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बना रहे हैं। चलिए, एक बच्चे से अगर किसी ने आपसे ये पूछा कि सर एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो और ई हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? अपॉन पी ई, ठीक है। अच्छा जी, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी ई इंटू, यस और नो? अच्छा सर, क्या ये दोनों बराबर नहीं है? सही बात है, ई इंटरसेक्शन एफ या एफ इंटरसेक्शन, बात तो है कि ई और एफ में कॉमन या एफ और ई में कॉमन, आंसर एक आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से पी एफ डॉट पी, या फिर यस और नो, किसके बराबर होंगे? या तो आप कह दो पी ई इंटरसेक्शन एफ या कह दो पी एफ इंटरसेक्शन ई। क्लियर है? क्या अभी तक मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई? अब इसी को एनसीईआरटी कहती है भैया, दिस इज द थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। इसी को कहते, क्यों कहती है बस ये जान लो, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्यों कहती है। रट्टा तो आप मार सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जब ई और एफ दोनों हो रहे हैं। ई और एफ तो मतलब एक से अधिक की बात हो रही है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना, देखो ई और एफ दोनों हो रहे हैं तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पहले कोई ना कोई एक हुआ होगा। मैंने कहा मान लो कि एफ हो गया, पहले क्या हो गया, एफ हो गया, तो पी एफ, एफ होने की प्रोबेबिलिटी पी एफ। अब एफ के बाद क्या होगा, ई। लेकिन जब ई होने गया है तो एफ तो हो चुका है, यस और नो। समझो, ई और एफ दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो दोनों में पहले तो कोई एक हुआ होगा ना। तो मैंने कहा ये पहले एफ हो गया मान लो, अब होने जा रहा है ई, लेकिन एफ तो हो चुका है, तो एफ हो चुका है तभी तो ई होगा। या उल्टा कह लो कि भैया ई हो चुका है अब एफ होने जा रहा है तो ई का फर्क पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे सर इसका आंसर बताओ क्या होगा, कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि दो का तो चलो मैंने बता दिया, अब इसमें 3 भी होंगे 4 भी होंगे, सेम प्रोसेस यही, ए हुआ होगा पहले, ठीक है, इनटू क्यों इनटू आया ये भी बताएंगे अब आपको कि सर प्लस क्यों नहीं आ रहा। ए हो चुका, अब क्या होगा बी, लेकिन जब बी होने गया तो ए हो चुका है, अब क्या होगा सी, जब सी होने गया तो ए और बी दोनों हो चुके हैं। क्या चमका, यस और नो? अरे बताओ ना यार, हमने बना दिया देखो फॉर्मूला, यदि 4 5 किसी का भी आप बना लो। जब ए हुआ था फिर ही था, जब बी होने गया तो ए का तो फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि ए हो चुका है। जब सी होने गया तो ए और बी दोनों हो चुके हैं। सर ये मल्टीप्लाई क्यों आया बीच में, समझना जरा बात को। एक बच्चा कह रहा है कि 2 × 3, एक कह रहा है 3 × 2। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ कि 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ या फिर 3 का मल्टीप्लाई 2, नॉर्मल ऐसे बोल सकते हैं। तो एंड जब कभी आता है, ये हम लोग को जाना पड़ेगा क्लास 11 चैप्टर 7 में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जब कभी एंड बोलते हैं तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, और बोलते हैं उसका मतलब प्लस होता है। तो कह रहे हैं ये या तो हुआ होगा ए, पहले ए हो गया, फिर उसके बाद कौन सा होगा एंड, बी हुआ होगा। जब बी होगा फिर इसके बाद क्या हुआ होगा सी। या फिर आप ऐसे कर लो, या का मतलब प्लस होता है, तो एक बच्चा कहे सर हो सकता है पहले बी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया, पहले बी ले लो, बी हो गया। अब जब बी हुआ है, अब बी हो चुका है एंड, फिर क्या होगा ए ले लो। मैंने कहा भैया अब मान लो ए होगा तो बी हो चुका है। फिर किसी ने कहा सर अब चलो सी होगा, तब क्या ए और बी दोनों हो चुके हैं। तो किसी भी तरीके से बोलो कंडीशन गिवन होगी पहले कौन सा हो रहा है, बट जनरली आप ये फॉर्मूला याद रखो है, इसीलिए इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। जब एक से अधिक इवेंट एक साथ होते हैं तो उनके हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। क्या जमका, तो ये है। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको 10% समझ आएगा, क्योंकि भैया पिक्चर क्लियर तब होगी जब भी हमें क्वेश्चन करने जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप बता दें, इस क्वेश्चन को करने से पहले पूरा इंट्रो पार्ट दे दें। जब कभी आपसे बोला जाए, मैंने आपसे कहा यार कि मान लो कि एक बैग है, उसमें बॉल रखी हुई हैं, आपको 2 या 3 बॉल निकालनी है। तो जब हम एक से अधिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी 2 कंडीशन होती है। जरा ध्यान से देखा, मैंने कहा सब 2 बॉल हैं या 3 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, हम इस पर नहीं जा रहे, कंसेप्ट समझो। तो उनको 2 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं बॉल को। एक होता है सक्सेसिवली, अगर मैं स्पेलिंग सही से लिख दूँ, सक्सेसिवली स्पेलिंग में कोई नहीं जाएगा, और साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली और सक्सेसिवली। सक्सेसिवली होता है एक एक करके, क्या होता है पहले ये बॉल निकाली, फिर हमने दूसरी बॉल, एक बार क्या दोनों हाथ घुसेड़े दोनों में ले आए, यस और नो। और ये भी होता है 2 प्रकार का, ये आपको मैं बेस थ्योरम तक के लिए समझा दे रहा हूं। ये भी होता है 2 प्रकार का, क्या, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। और एक और मजे की बात, एक और, ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों बराबर हैं। कभी बोला जाए विदाउट रिप्लेसमेंट, मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, और क्या पता बोर्ड वाले विदाउट रिप्लेसमेंट को हटाकर लिखते हैं साइमल्टेनियसली। एक ही बात है भाई साहब, विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर साइमल्टेनियसली एक ही बात है। हाँ, विद रिप्लेसमेंट होता है, ये थोड़ा अलग हो जाता है। और इसी विद रिप्लेसमेंट को आगे जाके बोला इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों बोला सब बताऊंगा, चिंता मत करो बिल्कुल भी, बस अभी केवल एक भूमिका बना रहा हूं मैं, समझो। मैं सब प्रूफ तक करके बताऊंगा कि विद रिप्लेसमेंट कैसे उन्होंने इंडिपेंडेंट इवेंट बोला। क्या चमका, अंतर समझो कि विदाउट रिप्लेसमेंट में और विद रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है। इसको मैं क्लास 10th में भी आपको समझा सकता था, समझना जरा ध्यान से। मैंने कहा भैया ये 5 बॉल हैं, इसमें रेड मान लो और 6 बॉल हैं ग्रीन। आपने 2 बॉल निकाली एक एक करके, लेकिन विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेस, समझना विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। मैंने कहा क्या संभावना है कि दोनों बॉल रेड आएंगी, ठीक है, चलो दोनों बॉल रेड आएंगी, ये दो बॉल आई निकल के, ये दोनों रेड आएंगी, ठीक है सर।
चलो तो पहले तो हमने एक बॉल निकाली, तो रेड आने की संभावना 5/6, 5, 11। यस और नो? अब विद रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि भैया जो बॉल निकाली वो वापस हमने इसी में डाल दी, तो अभी भी रेड बॉल कितनी है और दूसरी बॉल भी क्या है, रेड, तो इसकी संभावना क्या है 5/, दोनों का। ये तो हो गया विद रिप्लेसमेंट। अच्छा जी, अब आपसे कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, इसी क्वेश्चन को करो भैया विदाउट रिप्लेसमेंट से। विदाउट रिप्लेस, समझना दोनों बॉल रेड आनी चाहिए, पहली रेड आई तो 5/11, लेकिन जो रेड बॉल आई उसको हमने दोबारा नहीं डाला है, तो अब रेड बॉल कितनी हो गई, और फिर कह रहे हैं अब रेड बॉल आ जाए, तो रेड 4/, क्या चमका। तो विद रिप्लेसमेंट को मैंने क्यों कहा इंडिपेंडेंट इवेंट, समझना यहां पे समझो जरा, एक रेड बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी अलग, जैसे ही हम दूसरी बॉल निकालने गए तो इसका फर्क पड़ा ना कि हमने रेड बॉल नहीं डाली, फर्क पड़ा, देखो 10 हो गया, यहां पे 4 हो गया, मतलब पहले जो इवेंट हुआ है उसका फर्क पड़ा ना इस पे। क्लियर है? यहां पे आ जाओ, पहली बॉल रेड है 5/11, जैसे दूसरी बॉल निकालने गए कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बॉल हमने दोबारा डाल दी। जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने गए और इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ये से इंडिपेंडेंट है, ये से फ्री है एकदम, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस पर। यस और नो? बताओ ना यार, क्योंकि जब आपने एक रेड बॉल निकाल ली और उसको दोबारा वापस डाल दिया, कह रहे दूसरी बॉल भी रेड बॉल आ जाए, तो पहले वाले का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम उससे फ्री फ्रॉम है, इंडिपेंडेंट भाई इससे, क्योंकि बॉल तो अभी भी उतनी है, यहां पर नहीं थे भैया। क्या चमका? तो ये जो क्वेश्चन बोला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी, पर मैं हल्का बेसिक बता रहा हूं आपको। क्लियर है सर? चलिए जी, अच्छा क्या मैं समझा पा रहा हूं ना, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज छूट ना जाए, और ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर हो सकता है मेरे सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, लेकिन कंसेप्ट आगे पीछे नहीं होगा, चिंता मत करो। कोई डाउट इन सब चीज़ों में? ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियसली एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, और विद रिप्लेसमेंट बोले या इंडिपेंडेंट इवेंट बोले एक ही बात है। ठीक है भैया? अब यार इस क्वेश्चन की भूमिका बनाते हैं, चलो इसको मैं 2 तरीके से नहीं 3 तरीके से आपको बताऊंगा, एक क्लास 10th, एक 11th और एक 12th। तो पहले 12th वाला नंबर वाली बात कर लेते हैं, नॉलेज वाली बात हम लोग बाद में कर लेंगे। चलो जी आ जाओ भैया। कहते हैं हमारे पास एक अर्न है, कोई भी एक बर्तन है, और इस तरीके का अर्न होता है, थोड़ा सा मतलब हेमिस्फीयर बोल सकते हैं, इस टाइप का होता है। 10 ब्लैक बॉल्स हैं और भैया 5 वाइट बॉल्स हैं। तो कह रहे हैं 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक। तो कह रहे हैं कि विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो बॉल निकाली है वो वापस नहीं डाले, मतलब साइमल्टेनियसली का क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो पहला इवेंट लेते ई, हम क्या चाहते हैं, जो पहली बॉल निकाली है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, मतलब ड्रॉन ब्लैक लिख लेना, इज ब्लैक, यही तो चाहते हैं हम। तो चलो भैया निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यस और नो। चलिए सर, तो क्या होगा, ब्लैक बॉल कितनी है 10/। अब दूसरी बॉल हम निकालने का एफ, कह रहे हैं सेकंड बॉल भी क्या जाए इज ब्लैक। अब एक बात समझना, लेकिन अब हमको चाहिए एफ की प्रोबेबिलिटी, क्या ई जो हो चुका है उसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा भैया, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने गए और भाई साहब ई हो चुका है, यस और नो। तो एक ब्लैक बॉल निकल चुकी, तो अब ब्लैक बॉल कितनी बची 9, यस और नो। तो भैया अब इसका आंसर क्या आएगा 9/14। हमसे पूछा क्या था, दोनों बॉल ब्लैक हो, मतलब हमसे क्या ये नहीं पूछा था क्या दोनों की एक साथ होने की तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी, ई और एफ दोनों ब्लैक हो, तो इंटरसेक्शन पूछा, दबा के लगा दो फॉर्मूला ये वाला। तो क्या होगा ये PE × PF, तो बस 10/15 और 9/14 मल्टीप्लाई तो खुद से करेंगे। बताओ भैया, इसी क्वेश्चन में सब कुछ होता, केवल विदाउट हटा देते मान लो, ठीक है, विदाउट हटा दे, मतलब विद रिप्लेसमेंट होता। अब लिखने का तरीका देखो, लिखने का तरीका, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम। अब एफ भी कह रहे हैं कि भाई साहब, एफ भी हमसे कह रहे हैं कि सेकंड बॉल क्या हो ब्लैक। तो एक बात बताना यार, एक बात बताना, एफ होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या ई का फर्क पड़ेगा, ई हो या ना हो? तो क्या मैं इसको, इसी चीज को, क्या मैं केवल ये लिख दूं PF, तो बात नहीं बन जाएगी। ई देखो, एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, ई हो चुका है, लेकिन ई के होने या ना होने पर एफ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या मैं इसको PF नहीं लिख सकता हूं? पक्की बात है। तो ये कितना आंसर आएगा, अगर मैं बात करूं विद रिप्लेसमेंट की, जो बॉल निकाली थी ब्लैक वो वापस उसी में डाल दी, तो ब्लैक बॉल अभी भी कितनी है डियर 10 है। तो आंसर क्या आएगा 10/,
15। तो एक बात सुनो, अब फॉर्मूला तो सबको यही था, क्या मैं इसको हटा के PF लिख सकता हूँ? यस और नो? और यहाँ पे क्या होगा भैया 10/15। तो ये कायदे में हमने प्रूफ कर दिया। वो ये कहते हैं कि अगर दो इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू PF डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे ये है और 3 थे ना ये, अगर ये तीनों आपस में क्या है मान लो इंडिपेंडेंट, तो आंसर क्या आएगा PA इंटू PB इंटू PC, क्योंकि किसी के होने में फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, P इंटरसेक्शन F होता है PA PE इंटू PF, बात खत्म। क्योंकि किसी के होने ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसका। क्या चमका? पक्की बात है? क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना? ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, मतलब जल्दी तो नहीं हो रहा है? ठीक है, अच्छा। तो कोई डाउट है बताओ। अच्छा, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको मैं 11th क्लास के हिसाब से भी बताऊंगा, तो देखो विदाउट रिप्लेसमेंट का 11th के हिसाब से कैसे। टोटल बॉल कितनी है इसमें? 10 ब्लैक है, एक ब्लैक बॉल निकालियो 10C1, और टोटल बॉल कितनी है? अच्छा, अब एक बॉल निकल चुकी, अब ये कितना होता है 9C1 और 14C1, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। इसको हम लोग 11th के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये 11th में पढ़ा है ना हम लोगों ने, ऐसा 11th के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। बट ये होता है यार, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो बता दो, क्योंकि क्वेश्चन आता है। और मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, एक से अधिक इवेंट हो रहे हैं, 2 3 10 20, इतने, खैर 20 तो नहीं, केवल 3 4 तक मिल जाएंगे मैक्सिमम, आपको 3 तक संभावना ज़्यादा रहती है। अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना? बहुत सही बात, लिख लो इसको। तो मल्टीप्लिकेशन आ जाओ यार। देखो ये अब यहाँ पे कह रहे हैं 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब देखो 3 की बात आ गई, तीन इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पक्की बात है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की बात, कोई कंडीशन गिवन नहीं है, और एक से अधिक अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, क्या बोला गया? तो बताना पड़ेगा ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो साफ साफ कह रहे हैं भैया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब साइमल्टेनियसली। तो कह रहे हैं ये बताओ क्या उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 कार्ड हो वो किंग हो और 1 कार्ड हो वो क्या हो? एस हो। तो भैया देखो, हम जो चाहते हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं। तो ई एक इवेंट है, ई ले लो, एफ ले लो और जी ले लो। यस और इवन क्या मैं चाहता हूँ, जो फर्स्ट कार्ड क्या होना चाहिए? किंग। सेकंड क्या होना चाहिए डियर? किंग। और थर्ड क्या हो? एस। अब यार कार्ड का चक्कर पता है आप लोगों को? हाँ, जल्दी से मैं रफली बताता हूँ, रफली बहुत जल्दी। 52 में 26 ब्लैक और 26 रेड, और 26 में जो ये ब्लैक वाले होते हैं 13, और BSC नाम से याद, स्पेड्स और क्लब, और ये जो होते हैं 30 डायमंड्स और हार्ट, ठीक है। फिर डायमंड्स और हार्ट। अब इसमें जो 13 जो होते हैं, एक किंग होता है, अरे छोड़ो ना यार, एक किंग होता है और एक क्वीन होती है और एक जैक होता है, एस मतलब इक्का, फिर दुक्का से लेके दहला तक। तो ये कितना हो? 13। ये होते हैं फेस कार्ड 3 हमारे। तो 3 इसमें फेस कार्ड, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए? 12, ठीक है सर। अगर कोई पूछे एस कितने? 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, तो 4 एस, ठीक है सर। किंग कितने? 1 इसमें, 1 इसमें, ठीक, 4 हो गए। चलो जा जाओ। तो ई की प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं एक कार्ड निकालो वो किंग हो। किंग कितने है? 4, टोटल 52। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब क्या हुआ कि हमने किंग निकाला, उसको दोबारा उसमें नहीं डाला। तो पक्की बात है जब दूसरा इवेंट होने जाएगा तो फर्क पड़ेगा। तो अब हमसे कह रहे हैं एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जब ई हो चुका है। भाई बात बताओ यार जरा, अब एक किंग चला गया, किंग कितने थे? 4, अब कितने बचे? 3, तो 3/51। अब हमसे कह रहे हैं एस आ जाओ, जी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी और ई और एफ दोनों हो चुके हैं। अब कह रहे हैं एस कितने हैं इसमें? 4, तो एस तो अभी भी है उसमें 4, टोटल कार्ड 50। दिस इज योर आंसर, मल्टीप्लाई कर दो। हमसे पूछा गया था ये तीनों इवेंट एक साथ हो जाएं, तो बस पीई। अब इसी को मैं एक बार बता दूंगा विद रिप्लेसमेंट, कंसेप्ट समझो बस आप लोग। बस अब कस पर दोस्तों मस्त मल्टीप्लाई हैश पे 4/52, 3/51, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में कहते हुए विद रिप्लेसमेंट मतलब विदाउट नहीं है, आउट वाला नहीं है, तो ई की प्रोबेबिलिटी तो यही थी, मैं यही बता रहा हूँ। ई की प्रोबेबिलिटी तो 4/। अच्छा, अब कह रहे हैं कि एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, ई हो या फिर ना हो कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जो कार्ड निकालो वो दोबारा उसमें हमने इंसर्ट कर दिया सर। तो कह रहे दूसरा कार्ड भी क्या हो? किंग हो, तो किंग अभी भी 4 है, टोटल अभी भी 52 है। अच्छा, फिर कह रहे हैं जी कह रहे हैं एस आए, एस तो 4 है ही और टोटल अभी भी क्या है? 52। इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ, 2 किंग नहीं होता, इसमें लिखा होता 2 किंग 1 एस। 2 किंग
यही तो लिखा है, 2 किंग और 1 एस। पहले नहीं, उसमें ये है ना कि फर्स्ट 2 कार्ड किंग आने चाहिए, अगर फर्स्ट वाले नहीं होता ऐसे ही होता 2। हाँ एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, हाँ अच्छा समझ गए ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा फर्स्ट 2 की मतलब 2 कार्ड, अब 2 कार्ड आप एक साथ निकालो या सक्सेसिवली, एक ही बात है। मैंने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट या फिर साइमल्टेनियस, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें है थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो इसको प्रैक्टिकली समझो ऐसे, जैसे कि विदाउट रिप्लेसमेंट और एक साथ कोई चीज़ हमने निकाला और एक एक करके हमने निकाला, दोनों ठीक है। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहता डीप में, क्योंकि इसका भी प्रूफ है कि विदाउट रिप्लेसमेंट और हमारा साइमल्टेनियसली कैसे एक होते हैं, ठीक है, इसका भी है। चलो जी अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते। टाइम तो अभी हमारे पास है, काफ़ी टाइम है, हटाओ इसे आगे। देखो ये कह रहे हैं एग्जाम्पल 10 कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन, भैया एक डाई को फेंका, सैंपल इससे बच्चा लिख सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 कह रहे हैं ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें केवल और केवल इवेंट नहीं इवन नंबर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इवन नंबर। तो इवन नंबर, हम पागल है यार, इवेंट क्या था? नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। तो क्या कहेगा इसमें? एफ में था इवन, एफ में क्या है? इवन, इवन में क्या आएगा? 2 4 और 6। तो ये ई और एफ चेक करो क्या ये इंडिपेंडेंट है, चेक करना है आपको, बस चेक करना है। एक बात सुनो यार, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ अगर पी ई इंटू पी एफ आ गया तो समझ लो भैया इंडिपेंडेंट है। चलिए ई और एफ में कॉमन क्या होता हो? 6, मतलब 1/6, एक कॉमन है, 2/6 है। पी ई क्या भैया? 2/, एफ कितना डियर? 3/6, तो 3 दूनी 6 आ गया ना बराबर। तो मतलब ये दोनों इवेंट जो है वो क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है सर। चलो ऐसे 11 लपेट दो। क्या 2 डाई फेंकी भैया, समझना। अब 2 डाई फेंकी हैं, अगर आपके पास टाइम है, जैसे और कुछ पेपर में तुम्हें नहीं आता, मान लो क्वेश्चन ये तुम्हें आता है, तो 36 लिखो दबा के, तो प्यार से लिखेंगे। बट एक चीज़ तो है, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आता, कोई आता है, तो पता है हमसे 1,1 ऐसे लिखेंगे, फिर 1 कॉमा को भी टाइम देंगे थोड़ा सा कि गलत ना हो जाएगा। हमें पता है, इसी से हमें उम्मीद है 2-3 नंबर की। फिर 1,2 अब गलत हो गया व्हाइटनर लगाएंगे, कि हमें पता है यही है जो हमें पास कराएगा। तो या तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अलग बात है, अदरवाइज मत लिखना 3rd। समझो इसके बात को, कह रहे हैं कि भैया ये पक्की बात है, 2 डाई को फेंका है तो टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 36। चलिए अच्छा, मतलब एन मतलब कार्डिनल नंबर, ठीक है। ई क्या है? ई कह रहा भैया कि ऑड नंबर ऑन अ फर्स्ट थ्रो, ऑड नंबर आ जाए फर्स्ट थ्रो पे। अच्छा एक बात बताओ यार, मतलब ये फर्स्ट थ्रो है ना, ये सेकंड थ्रो है। बड़े पढ़े लिखे आदमी, एक बात बताओ, अगर 1 की जो भी सीरीज होगी पहले नंबर पे तो ऑड आ रहा है, तो 6 यहाँ से हो गए, 3 फेंका, 3 तो पहले आ रहा होगा, 6 वहाँ से और 5 से 18 तो हो गए ना भैया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी 18/36, बच्चा बता दे 1/2। अब एफ क्या बोल रहे हैं कि सेकंड पर भी क्या आ जाए? ऑड आ जाए, सेकंड पर ऑड। अब एक बात समझो यार, यहाँ पे या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, यस और नो। तो सेकंड में अभी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 18 ही तो होगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना? ठीक है, तो 18/36, तो कितना हो गया? 1/2। कह रहे चेक करो ई और एफ इंडिपेंडेंट है। चलिए अब निकालो जरा ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। अब सुनो, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब दोनों में कॉमन क्या है? कि ऑड नंबर है, पहले पर भी ऑड नंबर आए और दूसरे पर भी ऑड नंबर। अब एक आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक को लिख के केवल 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 कह रहे दोनों पर क्या आ जाए? ऑड नंबर। 1 तो फिर कितना हो गया? 2 और ये 3, दोनों पर ऑड नंबर। 2 में जाना तो बेवकूफ़ी है, यस और नो। 4 में जाना बेवकूफ़ी है, 6 में जाना बेवकूफ़ी है। तो इसमें 3 मिले और 3 ही मिलेंगे 3 में, और 3 ही मिलेंगे 5 में। तो कितने हो गए? 9। कितने हो गए डियर? 9। तो 9 यस और नो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। तो बस ये कुछ नहीं है। अब देख लो इनका मल्टीप्लाई करके देखो, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ। तो चलिए देखते हैं, 9/36 बोले तो 1/4, और भाई साहब ये 1/2 इंटू 1/2 दोनों बराबर आ रहे हैं। मतलब ई और एफ जो इवेंट है आपस में क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्या चमका? हेलो, एग्जाम्पल 11 तक हमारे हो गए थे, 12 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 3 कॉइन्स को अगर आपने टॉस किया है, तो जैसे ही मैंने देखा कि 3 कॉइन को टॉस किया, टोटल आउटकम्स 8 हो गए। अब 8 को लिखना तो यार बच्चों वाला खेल है, तो एच 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 एच, फिर टी 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 टी, फिर 2 बार एच, फिर 2 बार टी,
फिर एक बार H और एक बार T। इसी तरीके से ये हमारे क्या हैं 8 आउटकम्स हो गए हैं। अब इवेंट E क्या कह रहा है? इवेंट E देखो, ये कह रहा है 3 हेड्स या फिर 3 टेल्स, या तो 3 हेड या फिर तीनों टेल्स। इसके अंदर क्या आएगा? H H H या फिर आएगा T T T। यही तो आएंगे भैया। चलो जी, अच्छा F में देखो क्या रहा है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। 3 आ जाए वो भी चलेगा, कम से कम 2 तो आने चाहिए। तो H H वाला भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि 3 आने चलेगा। और H H T H T H और T H H, ठीक है। G क्या कह रहा है? ये कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड। 1 आ जाए वो भी चलेगा और 0 आ जाए वो भी चलेगा। अधिक से अधिक कितने हेड होने चाहिए? 2। 1 चलेगा, 0 चलेगा। तो मैं मानता हूं कि T T को छोड़ के सारे आ जाएंगे, H H को छोड़ के सारे आ जाएंगे ना हमारे। तो बस सॉरी, H H T इसमें 2 हेड है, अधिक से अधिक इनको 2 ही चाहिए थे बस। और T H S T H T T T H, और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने T T क्यों लिया? ये ना वो कह रहे भैया अधिक से अधिक 2 हेड, 1 भी ना है तो भी चलेगा। ये इसमें प्रोबेबिलिटी में माना गया, क्लास 10 में बता दिया था। अब आपसे कह रहे हैं E F E G और F और G अगर ये एक साथ हो रहे हैं तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट है और कौन से डिपेंडेंट है। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ एक बार P E इंटरसेक्शन F की, अगर ये इंडिपेंडेंट होगा तो पक्की बात है PE इंटू PF बराबर आना चाहिए। तो चलिए E और F में देखो कॉमन क्या है? E और F में केवल H H है, तो ये 1 और टोटल कितने हैं जी? 8। चलो E कितना हुआ? है 2/8 और F में कितने? 1 2 3 4 4/8। तो देखो 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 1/8। तो ये E और F इवेंट हैं, ये हमारे आपस में क्या है जी? इंडिपेंडेंट। ऐसे ही कह रहे हैं E और G को चेक करो, E और G को। तो PE इंटू PG अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट होगा। E और G में देखो कॉमन क्या है? E और G में TTT, ठीक है, तो 1/8। E का भैया कितना रहा? 1 2, तो 2/8। और G में कितना रहा? 7/8। तो 2 4 जा 8। भाई साहब ये तो बराबर नहीं आ रहा है। तो ये अगर बराबर नहीं आ रहा है तो पक्की बात है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट है फिर, ठीक है। तो ऐसे चेक कर ले, तीसरा खुद से करो ये वाला है। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में। एग्जाम्पल 13 केवल ये है, केवल इतना है एग्जाम्पल 13। ये 2 पार्ट उन्होंने कहा ये खुद से करो, मतलब ये भी चेक कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल में नहीं है, एग्जाम्पल में केवल ये आगे उन्होंने नोटिस में लिख दिया है कि ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये गिवन है, मतलब हमको ये गिवन है कि जो भैया E और F है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब E इंटरसेक्शन F क्या होगा? PE इंटू, यही तो दिया गया है। प्रूफ क्या करना है कि E एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट है। अब सुनो एक बात जरा, चलो प्रूफ तो हम करेंगे। तो ये जान लो कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो E एंड F डैश इंडिपेंडेंट होते हैं, E डैश और F डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, E डैश और F डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये याद रख लो ऑब्जेक्टिव के लिए, वरना प्रूफ तभी मैं करके दिखाऊंगा। तो चलो पहले वाले का प्रूफ करते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि E और जो F डैश है ये क्या है भैया? इंडिपेंडेंट है। तो क्या अगर हम ये प्रूफ करते हैं PE इंटू PF डैश तो बात बन जाएगी हमारी। यस, इंडिपेंडेंट क्या होता है कि जो भी 2 इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई आ जाइए। यस और नो। अब जाना पड़ेगा क्लास 11th में सेट्स में हम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी थी, वहाँ पे n था, बस यहाँ पे P आ गया। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? PE माइनस PE इंटरसेक्शन F 11th क्लास में हमने पढ़ा है। बट जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आई वो देख लें कि सर ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है। इसको मैं वेन डायग्राम से समझा दूँ, अदरवाइज याद कर लो, ये अदरवाइज इसको याद कर लो। ये फॉर्मूला होता है, मैंने लिखाया भी है कि P इंटरसेक्शन F डैश, तो जिसके साथ डैश होता है उसको छोड़ो, मतलब PE से माइनस कर दो। ये कैसे आया जल्दी से मैं इसका प्रूफ 2 लाइन के अंदर बता देता हूँ। देखो कहाँ बता, इसको हटा देता हूँ HH वाले को। देखो इसके बीच में देखो प्रूफ इसका वेन डायग्राम से सबसे बढ़िया। ये E है और ये F है, ये E है और ये F है। अच्छा कह रहे E और F डैश में क्या कॉमन है? यही तो हुआ ना इसका, E और F। अच्छा F डैश क्या होता है? F नहीं,
एफ डैश क्या होता है, एफ नहीं, तो एफ नहीं पूरा, ये हमने हटा दिया पूरा, यस और नो, मतलब ये नहीं आना चाहिए। एफ डैश का मतलब क्या कि एफ नहीं होना चाहिए ना, और ई और एफ डैश में क्या कॉमन है, तो पक्की बात है यार कि यही तो कॉमन बचा फिर ये वाला, यस और नो, समझो। ई और एफ डैश मतलब एफ डैश नहीं होना चाहिए, तो इसका पूरा ई होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्या इस चीज को, क्या इस चीज को, जितना ये पोर्शन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी ई, तो पी तो पूरा हो गया, ये भी आ गया, इसमें से मैं कॉमन वाला पोर्शन हटा दूं, क्या चमका, अगर ये कॉमन वाला पोर्शन हटाएंगे तभी तो पीई मिलेगा हमको ये, तो इसको ऐसे बोलो या इसको ऐसे बोलो, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अदर भाई याद कर लो अगर तुमको देखकर 11वीं क्लास का कंसेप्ट। चलिए जी अब आ जाइए भैया, तो अब समझो पीई तो ऐसे ही लिख दो। अच्छा, पी इंटरसेक्शन एफ कितना दिया गया है, पी इंटू पी एफ, बस बहुत सही, पीई इंटू पी एफ, दोनों में से क्या पीई कॉमन आ रहा है, अगर पी कॉमन अंदर क्या बचा 1 माइनस, अब एक बात समझना यार जरा, सारे बच्चे गौर फरमाएंगे, 1 माइनस पी एफ, अब एक बात सुनना, ई के होने की प्रोबेबिलिटी और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी का संबंध नहीं होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं पी ई डैश को क्या 1 माइनस पी ई लिख सकते हैं, यस और नो, तो ऐसे 1 माइनस पी एफ को क्या हम लोग पी एफ डैश नहीं लिख सकते, यस और नो, तो बस पी इंटरसेक्शन एफ डैश, देखो हमने प्रूव कर दिया, क्या इनके अलग अलग इवेंट का मल्टीप्लाई इनके क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता है, केवल दो जो इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई के बराबर दिखा दो, ठीक है। ऐसे ही ये वाला खुद से करेंगे, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता है, तो मैं इसको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको तो क्या ही लिखोगे, हटा ही देते हैं, सिंपल था ये तो है। चलो उसको देखो, वो बड़ा मज़ेदार है, उसमें मज़ा आएगा, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होता तो और अच्छा लगता। चलिए हमसे ये कह रहे हैं कि ये चेक करो कि पी ई डैश एंड एफ डैश ये आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट, मतलब हमारा क्या टारगेट ये नहीं आ गया, अब हम ये प्रूफ करते हैं, अगर ये प्रूफ करते हो इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, चलिए जी तो हम इसको प्रूफ करते हैं। अब एक बात सुनो, डिमॉर्गन्स लॉ बताया था, डिमॉर्गन्स लॉ तब लगता है जब जितने भी इवेंट्स हैं उनके ऊपर डैश लगा हो, तो क्या मैं इसको ई डैश को ऐसे लिख सकता हूँ पी ई यूनियन एफ डैश, इसको ऐसे लिख देते भैया, डिमॉर्गन्स लॉ है आपको, अगर दोनों के ऊपर डैश है तो साइन उल्टा कर दो और पावर में मतलब अब डैश लगा दो, मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, क्यों, अगर मैं आपसे बोलूं कि ई इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को क्या मैं 1 माइनस पी ई नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पर किया। चलिए जी लॉजिक का तो समझेंगे। अब ये फॉर्मूला बन गया, ई यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या था, पी ई प्लस पी एफ माइनस, गॉट इट, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। अच्छा 1 माइनस पी को पी डैश लिख सकते हैं, तो पी डैश लाना है, थोड़ा थोड़ा आंसर दिखने लगा, माइनस का पी एफ। अब एक बात सुनो, पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या दिया गया, इंडिपेंडेंट, तो क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, तो क्या हम इसको पी ई इंटू पी एफ नहीं लिख सकते, हाँ जी लिख सकते हैं। कोई डाउट होता है स्टॉप कर देना, है तो खैर बच्चों वाला। मैंने दोनों में से माइनस का पी एफ कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस पी ई बचा, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्या मैं, ये बच्चों वाली बात है। मैंने क्या किया, माइनस का पी एफ कॉमन ले लिया, तो और ये एग्जाम में कई बार आ चुका भैया, ठीक है। तो 1 माइनस पी ई को क्या लिख सकते हैं, पी ई, यस और नो। अब देखो पी ई डैश दोनों में से कॉमन आ रहा है, मतलब एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, मजा सा आ रहा है करने में, ऐसे लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई लॉजिक है। और 1 माइनस पी एफ को क्या लिख सकते हैं,
कितना मजा आता है, मतलब हर बार स्टेप आगे का ऑटोमेटिक पता लगता है कि मतलब लिखना क्या है। ठीक है, तो इसका यूज करके, तो कहने का मीनिंग क्या है फाइनली कि इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो ई डैश एफ डैश और ई डैश एफ एंड ई एंड एफ डैश ये सब आपस में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। मैंने प्रूफ करके बता दिया, बट आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रखना ये चीज। आए तो डायरेक्ट टिक करो, भागो आगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल और भी बढ़िया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन, 4 नंबर का रखा मिल जाता है। कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसे इन्होंने बोला कि ए एंड बी जो है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो भैया इसका मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया गया है, पी ए इंटू पी बी। और फिर कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, कम से कम ए एंड बी तो हो जाए। समझ रहे बात को? तो ऐसे में सर कौन सा साइन लगा, मतलब ये पता है क्या पूछना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं टू प्रूव, कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जब एटलीस्ट आता है ना तो ए यूनियन बी, पूछो क्यों, ए यूनियन बी में क्या होता है, या तो ए होगा या फिर बी होगा, और एटलीस्ट ए एंड बी, अगर ए हो जाए या फिर बी हो जाए, दोनों हो जाए तो भी चलेगा। क्या बात समझ आ रही? तो यहाँ अगर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है केवल ए एंड बी ही हो, बस ए और बी ही हो। क्या बात समझ आई ना? एटलीस्ट का या ए हो जाए वो भी चलेगा या बी हो जाए वो भी चलेगा। यस और नो बताओ ना, लेकिन दोनों नहीं हो इसमें। मैंने अभी सॉरी बोल दिया गलती से, दोनों हो जाए, क्योंकि दोनों हो गए तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी आपसे पूछा गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे कितनी बोली गई जी भैया, 1 माइनस, देख रहे मम्मी जी क्या सुन रही है? ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना है। बेटा बोल गया ना मम्मी से, कोई एक बाल। ठीक है, तो अभी हमको प्रूफ करना, तो आ जाओ उठाओ LHS, पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी और माइनस कर दो पी ए, क्योंकि दोनों अगर होगा तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये कहते हैं या तो ए हो या फिर बी हो, या तो ए हो या फिर बी, या का मतलब प्लस होता है, और मैंने बताया था और जो होता है, और माइनस किया क्यों किया भैया इसको माइनस, क्योंकि इसमें कह रहे हैं एटलीस्ट दोनों ना हो, क्योंकि दोनों के लिए आता है इंटरसेक्शन। मैं ये बात समझा पा रहा हूँ ना तुम्हें, क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं? खैर ये तो देखो फॉर्मूला भी होता है, बट समझ लो फिर से, एटलीस्ट का मीनिंग होता है एटलीस्ट ए एंड बी, या तो ए हो जाए या फिर बी हो जाए, लेकिन दोनों हो गए तो वो इंटरसेक्शन, मतलब इसलिए इसको हटाओ यहाँ से। तो ये फॉर्मूला ही है। खैर चलिए जी देखते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी दिया गया भैया, क्या दिया गया है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, चलो मज़ेदार है और लॉजिक लगेगा। दोनों से पी बी कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए को क्या पी ए डैश लिख सकते हैं। अब रुक जाओ थोड़ा सा भाई साहब, पी ए डैश लाना है तो पी ए डैश तो दिख गया, लेकिन 1 तो कहीं नहीं दिख रहा है। अब जुगाड़बाजी देखना, ये जुगाड़बाजी देखना जरा, क्या करें जुगाड़बाजी। देखो पी ए है ना, पी ए, अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे, पी ए प्लस पी ए डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 डैश ऐसा लगा लो या ऐसे लगा दो, बार लगाओ एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ या पी ए की वैल्यू क्या होगी, तो 1 माइनस, तो क्या मैं पी ए की जगह 1 माइनस पी ए डैश लिख सकता हूं। चलिए अब देखो 1, क्या ये इसमें पी ए डैश है, इसमें भी है, कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस, मैंने क्या किया पी डैश कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस पी भी बचा। देखो भैया माइनस कॉमन लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा ना, बच्चों वाली बात थी, तो बस आंसर आ गया तुम्हारा 1 माइनस पी ए डैश, और 1 माइनस पी बी क्या होगा। लॉजिक था कि इसको तोड़ा, पता है ये क्वेश्चन अलग क्यों है, अभी तक जितने क्वेश्चन थे हमने 2 को एक कंबाइन किया था, यहाँ को इसको तोड़ना पड़ा, बस ये इसमें लॉजिक है। क्यों तोड़ना पड़ा, ये कॉमन लेने के लिए। तो एग्जाम्पल हमने लपेट दिए पूरे अच्छे से।